असॉल्ट राइफल यानी वो राइफल जो आमतौर पर क्लोज बैटल के अंदर इस्तेमाल की जाती है। असॉल्ट राइफल एक स्टैंडर्ड वेपन है, या फिर आप इसे और आसान शब्दों में ये भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा वेपन है जो किसी भी जवान को भर्ती होने के साथ ही दिया जाता है, ताकि वो जंग के मैदान में इससे तैयारियां भी कर सके, अपनी ट्रेनिंग के दौरान जंग के मैदान में इसका इस्तेमाल भी किया जा सके। और एक स्टैंडर्ड वेपन है, यानी इसको ये दिया ही जाता है हर जवान को। असॉल्ट राइफल वैसे इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो पहली बार असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। उस समय जर्मनी ऐसी कंट्री थी जिसने STG-44 नाम की एक असॉल्ट राइफल बनाई थी, जिसकी रेंज करीबन 400 मीटर की लगभग थी, और उसका चलन बहुत तेजी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखा गया। लेकिन वक्त बदला, वक्त के बदलते के साथ टेक्नोलॉजीज बदली, जर्मनी की असॉल्ट राइफल पीछे हट गई और फिर रशिया की आ गई। वैसे कहा यह भी जाता है कि असॉल्ट राइफल को जो नाम दिया गया वो अडोल्फ हिटलर के नाम से ही दिया गया था, वो उनके नाम से ही जानी भी गई असॉल्ट राइफल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें आई रशिया की AK-47, जिसने इसके इस्तेमाल को, इसके रूपरेखा को, या आप इसकी कह सकते हैं कि इसके अडॉप्टेशन को, यानी इसको इस्तेमाल करने को, इसके 360 चेंजेस ला दिए। दुनिया भर की कंट्रीज ने, दुनिया भर के देशों ने AK-47 का इस्तेमाल किया। भारत, पाकिस्तान जैसी कई देश जो हैं वो आज भी AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, इनके स्टैंडर्ड वेपन्स हैं। लेकिन जब आप असॉल्ट राइफल की बात करते हैं तो बदलते वक्त के साथ इसके इस्तेमाल को और ज़्यादा बदलाव भी किया गया। यानी राइफल्स हल्की हो, ऑल वेदर हो, यानी ऑल वेदर यानी किसी भी टेरेन के अंदर इस्तेमाल हो सकती हो, चाहे वो -50 डिग्री हो, चाहे वो 50 डिग्री गर्मी में हो। इसी तरीके से कई कंट्रीज़ ने अपनी अपनी असॉल्ट राइफल बनाई, चाहे वो अमेरिका हो 6 सॉसर राइफल, या दूसरी इजराइल ने भी अपनी बनाई। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि भारत के पर्सपेक्टिव में जब हम असॉल्ट राइफल की बात करते हैं, तब भारत ने बहुत लंबे समय तक इंसास को इस्तेमाल किया। इंडियन स्टैंडर्ड वेपन है, इसको भारत में बनाया गया। आर्मी अभी भी 10 लाख से ज़्यादा इंसास राइफल्स भारत के पास है जो खुद की हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास भी इंसास है, लेकिन AK-47 के साथ इसको बदला भी गया। माना यह भी जाता है कि असॉल्ट राइफल और ज़्यादा हल्की हो, और ज़्यादा एक्यूरेट हो, और उसको मॉडर्नाइज तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अब भारत AK-203 जो रशिया के साथ भारत लेने वाला है, रशिया से लेने वाला है या दूसरी कंट्री से लेने वाला है, कई और राइफल्स हैं असॉल्ट राइफल जिनका इस्तेमाल अब बहुत तेज़ी से कर रहा है। असॉल्ट राइफल का आप महत्वपूर्णता या फिर उसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझ लीजिए कि ना सिर्फ क्लोज बैटल के अंदर, बल्कि यानी जहां पे आर्मियां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं वहां पर इसका इस्तेमाल होता है, बल्कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, काउंटर इंसर्जेंसीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है। यहां तक कि कश्मीर के अंदर आतंकियों के पास भी AK-47 आप मान के चलिए 20 साल से मौजूद हैं यहाँ, और अब वो उसका इस्तेमाल स्नाइपर राइफल्स के लिए भी करते हैं, आप उनका कई और चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वजह है कि असॉल्ट राइफल्स को बदलाव या उनकी ज़रूरत या उसकी महत्वता बहुत लंबे समय की है। यही वजह है कि इसको एक स्टैंडर्ड वेपन माना जाता है जो किसी भी जवान को दिया जाना ज़रूरी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज डिफेंस डोज में हम जिस सेना की बात करने जा रहे हैं, या फिर जिस बल की बात करने जा रहे हैं, उसका गठन भी 1962 के बाद ही, भारत और चीन के युद्ध के बाद ही किया गया था, और मकसद भी लगभग वही था कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना। लेकिन इसका मकसद, यानी इस फोर्स का मकसद कुछ और भी था। हम बात कर रहे हैं SSB की, यानी सशस्त्र सीमा बल की। वैसे तो सशस्त्र सीमा बल को IB की एक आर्म विंग के तौर पर या फिर एक आर्म सपोर्ट के तौर पर तैयार किया गया था 1963 के अंदर दिसंबर में। लेकिन जब इसकी शुरुआत ही हुई थी तब इसको नाम दिया गया था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, या फिर आप इसको मान सकते हैं कि ये IB का पार्ट किस तरीके से है। लेकिन बाद में इसको रॉ में या दूसरी जगहों में भी इंक्लूड कर दिया गया। SSB ने अपने गठन के बाद कई बड़े ऑपरेशन या फिर कई इंपॉर्टेंट जगहों पर उसको लोकेट किया गया या फिर डिप्लॉय किया गया, खास तौर पर इंडो नेपाल बॉर्डर या फिर भूटान बॉर्डर पर, क्योंकि चीन का प्रभाव इन इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। SSB पिछले कई सालों से भारत की सीमाओं की सुरक्षा या फिर इंटेलिजेंस या फिर दूसरे विंग्स को सपोर्ट भी करती आई है। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो SSB ना सिर्फ नेपाल बॉर्डर पर, भूटान बॉर्डर पर, बल्कि कश्मीर और नक्सल ऑपरेशन जैसे इलाकों में भी तैनात की जा चुकी है। वो इसलिए क्योंकि SSB का काम ना सिर्फ हमारी सीमाओं की सुरक्षा या फिर वहां पर लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं वो केंद्र को पहुंचाना है, बल्कि ये भी कि वहां के लोगों में सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी भाईचारे को बढ़ाकर काम को और आसान किया जाए। यही वजह है कि अपने गठन के कई सालों के या कई दशकों के बाद
आज इसकी स्ट्रेंथ या फिर आज इसकी ताकत 1 लाख सैनिकों के लगभग पहुंच चुकी है। एसएसबी ने ना सिर्फ 62 के बाद कई बड़े ऑपरेशंस में काम किया, बल्कि 1971 में जो कहा जाता है कि 71 की जंग में जो वाहिनी थी उसको भी सपोर्ट करने का या ट्रेन करने का काम एसएसबी को ही दिया गया था। और आज के वक्त में एसएसबी को एक लैंडमार्क या फिर एक बड़ी सीमा बल के तौर पर देखा जाता है। 1999 का करगिल युद्ध भारत को संभले या फिर भारत को पाकिस्तान पर विश्वास करे कुछ समय ही हुआ था। 2001 में फिर पाकिस्तान ने वही किया जिसके लिए वो जाना जाता है, वादा खिलाफी और आतंकवाद। भारत की पार्लियामेंट में 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने हमला किया। 5 आतंकवादी या फिर उससे ज्यादा लोग सपोर्ट सिस्टम लेकर पार्लियामेंट में घुस आए। हालांकि उनको वहां मार गिराया गया, लेकिन यह अटैक इतना बड़ा था कि भारत ने फिर दोबारा से पाकिस्तान को चेता दिया कि अब जवाब उसी की भाषा में पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। इसके बाद लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनना शुरू हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर किया कि इसके पीछे एलईटी और जेम यानी लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी समूह है और इनको पूरा सपोर्ट मिला है आईएसआई से। भारत ने अपने जितने अलायंस थे या फिर आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई बड़ी कंट्रीज इसको लेकर खुलकर सामने खड़ी हो गई और पाकिस्तान को लगने लगा कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य कदम उठाना वाकिफ है भारत की तरफ से। 5 लाख ट्रूप्स को लगातार डिप्लॉय किया गया अलग अलग इलाकों में और यही था ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तान को कुछ समय में यह एहसास दिला दिया कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है, ना सिर्फ एलओसी पर बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी। माना जाता है कि 3 डिवीजन आर्मर्ड की यानी टैंक्स, आर्टिलरी, ये सारी डिवीजन जो हैं वो अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय कर दी गई। भारत अपनी तेजी से मुस्तैदी और अपनी एक कह सकते हैं जवाब की तैयारियां कर बैठा था। लेकिन 12 जनवरी को 2002 में परवेज मुशर्रफ ने यह बयान दिया कि वो पाकिस्तान के उन सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और यह आश्वासन उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल एजेंसीज को और दूसरे देशों को भी दिया। भारत को लगा शायद पाकिस्तान सच में कुछ करना चाहता है, लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता। मई महीने में फिर एक बार फिर पाकिस्तान के ही आतंकियों ने दोबारा से भारत के एक आर्मी कैंप को टारगेट किया जम्मू में, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसमें मुख्य रूप से भारत के वो नौजवान थे या वो बच्चे थे, वो महिलाएं थी जो आर्मी के सोल्जर्स की वाइफ थी। भारत ने फिर सोचा कि अब पाकिस्तान को उसी की जवाब देना जरूरी है। मछली इलाके में भारत ने अपने 8 मिराजेस के एक बड़े अटैक को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान के 28 से ज्यादा जो कहते हैं कि आतंकी या फिर उनके जो सोल्जर्स हैं मारे गए। और ये वो कैंप्स थे जहां पर पाकिस्तान बहुत तेजी से एक्टिव हो रहा था या फिर अपने आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा था। अब पाकिस्तान को लग गया कि भारत ना सिर्फ अपने खिलाफ हो रही आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकता है, बल्कि फुल फ्लेजिड वॉर की जगह स्मॉल या फिर छोटे ऑपरेशंस को भी अंजाम देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। फिर दोबारा से बातचीत की दौर शुरू हुआ और अक्टूबर 2002 के अंदर दोनों देशों ने सहमति बनाई कि वो डीमोबिलाइजेशन करेंगे, यानी दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। और इसी के बाद 2003 के अंदर दोनों देशों के बीच में सीजफायर वायलेशन का जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो दोनों ने यथास्थिति बना ली। लेकिन ऑपरेशन पराक्रम ने यह दिखा दिया कि भारत की पार्लियामेंट या भारत के किसी भी जगह पर अटैक को भारत पूरी तरीके से युद्ध के तौर पर लेगा और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आएगा। ऑपरेशन पराक्रम इतना सक्सेसफुल रहा कि पाकिस्तान ने कई सालों तक, 1 दशक तक लगभग, कुछ आंख उठाने की कोशिश नहीं की। और यही वजह थी कि परवेज मुशर्रफ जैसे जो पाकिस्तान आर्मी के एक बहुत बड़े जनरल थे या फिर बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, उनको भी भारत के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया।